मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास आधा गांव का। आधा गांव, जिसे लिखा है राही मसूम रजा ने। अब तक मैं उपन्यास आधा गांव के भाग 4 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास आधा गांव के 5वें अध्याय ताना बाना का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। थानेदार ठाकुर हरिनारायण प्रसाद को हम्माद मियाँ वगैरह को सजा दिलवाने में कोई दिलचस्पी न थी। उन्हें तो केवल फुन्नन मियाँ में दिलचस्पी थी। उनसे भी उनकी कोई जाति अदावत न थी और उन्हें यह भी मालूम था कि फौजदारी में ज्यादती उत्तर पट्टी वालों की ही थी। फिर भी उन्होंने एक तरफा तफ्तीश की। वह इस काम में सफल भी हुए और फुन्नन मियाँ के साथ साथ दक्षिण पट्टी के और कई लोगों को भी सजा हो गई। इनाम में उन्हें सर्विस बुक में 4 इंदराजात मिल गए। वह उसी वक्त घोड़ा कसवाकर कासिमाबाद की ओर चल पड़े। गुलाबी जान उनके क्वार्टर में उनकी राह देख रही थी। ठाकुर साहब का हसास बक्सास चेहरा देखकर उसे यकीन हो गया कि वह मियाँ लोगों को सजा दिलवाने में सफल हो गए। उसने उसी वक्त दुखीराम कांस्टेबल से हवलदार समीउद्दीन खां को बुलवाया। कासिमाबाद थाने में उनके सिवा कोई और मुसलमान न था। उन्हें 20 आने देकर गुलाबी जान ने बहादुरगंज चलता किया कि वह हसमतुल्ला हलवाई की दुकान से मिठाई लाएं कि ठाकुर साहब की जीत की खुशी में दोना नियाज दिलवाया जा सके। गुलाबी जान ने फुल्लन सा और चंदन शहीद के मजारों पर भी चादरें तान रखी थी। गरज की गुलाबी जान ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा था, मगर गुलाबी जान को भी ठाकुर साहब की ही तरह फुन्नन मियाँ से कोई जाति अदावत न थी। उसने तो फुन्नन मियाँ को केवल एक बार देखा था, बहादुरगंज के बड़े खां की छोटी बेटी की शादी के नाच में। फुन्नन मियाँ घर आती थे। बारात वालों ने गुलाबी जान के साथ साथ गाजीपुर की प्रसिद्ध चंदाबाई को भी बुलाया था। उस दिन चंदाबाई के बड़े सुहरे थे। वह बड़े ठस्से से आई। गुलाबी जान महफिल में आ चुकी थी। चंदाबाई उसे हिकारत से देखकर एक तरफ बैठ गई। इन दोनों से थोड़ी ही दूर पर चमार का एक नमकीन सा लौंडा होठों पर पान का लाखा जमाए बैठा इन दोनों पर हिकारत से मुस्कुरा रहा था और अपने हर तरफ बैठे हुए लोगों की गंदी जुमलेबाजी का तड़ातड़ जवाब दे रहा था और इठला रहा था। उसकी इठलाहट देखकर गुलाबी जान को ख्याल आया कि नाज नखरे के सबक उन्होंने बेकार ही किए। उस लौंडे के पास बैठने वालों की आंखों में वासना के चिराग जल रहे थे। गुलाबी जान और चंदाबाई के पास बैठने वालों की आंखों में भी इन्हीं चिरागों की जोत जाग रही थी, परंतु इन चिरागों की लवें इतनी ऊंची न थी। यह 6 या 7 साल पहले की बात है। उन दिनों गुलाबी जान कोई 14-15 साल की थी और उसकी उतरी हुई नथ अभी बिल्कुल ताजा थी। फुन्नन मियाँ इज्जत की जगह यानी दुल्हा के पास बैठे थे। पहले गुलाबी जान का मुजरा हुआ। गुलाबी जान मियाँ लोगों की महफिलों को जानती थी। 2-3 पूर्वी गीत गाने के बाद उसने गालिब की एक गजल छेड़ी। चंदाबाई गर्दन टेढ़ी किए बैठी अपने दाहिने पैर से ताल देती रही, मगर वह लौंडा अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों से ठठोल करता, हंसता और लोगों को हंसाता रहा। उसके पास बैठने वालों की आवाजों में वासना की नमी बढ़ती ही चली गई, यहां तक कि गुलाबी जान ने यह महसूस किया कि वासना की इस बाढ़ में शायद वह अपनी आवाज समेत डूब जाने वाली हैं। उसने उस्ताद जी की तरफ कनखियों से देखा, मगर वह बेचारे कर ही क्या सकते थे। वह लौंडा अरीब करीब के मशहूर नचइयों में था और मशहूर था कि सलीमपुर के जमींदार अशरफुल्ला खां अशरफ अपने दादा के कलमी दीवान की तरह उस लौंडे को भी रखे हुए थे और फुर्सत से इन दोनों के ही पन्ने उल्टा पलटा करते थे। उन्होंने तो उसका नाचना भी बंद करवा दिया था। उसे बस खास खास मौकों पर नाचने की इजाजत थी, मगर जाहिर है
किन खास मौकों पर भी वह उनके पास तो बैठ नहीं सकता था। बहादुरगंज के खान साहब से उसका याराना था, इसीलिए उनकी बेटी के ब्याह की महफिल में उनका लौंडा नाचने तो आ गया था, मगर उनसे दूर बैठा हुआ लोगों से चुहले कर रहा था। असरफुल्ला खां मसनद पर थे और फुन्नन मियाँ से अपने दादा की शायरी की बातें कर रहे थे। वह लौंडा उनसे दूर फर्श पर था। खान साहब उन गंदे घिनौने जुमलों को सुन रहे थे जो गुड़ से उस लौंडे के चारों तरफ मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे और बार बार उस पर बैठ जाना चाहते थे। खान साहब बेचारे उस वक्त तो कुछ कर नहीं सकते थे, मगर उन्होंने यह तय कर लिया था कि इस जश्न के बाद बहादुरगंज और सलीमपुर के बीच में पड़ने वाले जंगल में वो इस लौंडे को काटकर डाल देंगे। उनसे यह हतक झेली नहीं जा रही थी। खान साहब का गुस्सा सदा नाक पर धरा रहता था, मगर शरीफ आदमी थे और हर जगह गुस्से में बरस नहीं सकते थे, वरना उनके बारे में तो यह मशहूर था कि जब गुलाबी जान ने नथ पहना और यह खबर खान साहब को इस दुम छल्ले के साथ मिली कि नसीराबाद के ठाकुर साहब गुलाबी जान का नथ उतारने का फैसला कर चुके हैं, तो खान साहब को ताव आ गया। बोले, वह क्या खाकर गुलाबी जान का नथ उतारेगा? भाई साहब मरहूम ने उसकी बड़ी बहन का नथ उतारा था, बाबा मरहूम ने उसकी खाला का नथ उतारा था, इसलिए गुलाबी जान का नथ मैं उतारूंगा। नतीजे में गुलाबी जान का दाम चढ़ गया। उसका नथ 100 नगद और 5 बीघे की माफी पर उतरा। ठाकुर साहब हिम्मत हार गए, मगर संयोग कुछ ऐसा हुआ कि पानी पड़ने लगा। अब गुलाबी जान भला बरसते पानी में कैसे आती? खान साहब पहले तो पहलू बदलते रहे, फिर कमरे में टहलने लगे। जब पानी किसी तरह न थमा तो वह अपनी दोनाली लेकर बाहर निकल आए। उन्होंने आसमान की तरफ धाएं धाएं 2 गोलियां चलाईं। वह अल्लाह मियाँ से खफा हो गए थे। फिर शायद खुदा ही का करना ऐसा हुआ कि पानी रुक गया। गुलाबी जान आई और उसका नथ उतर गया। उसी दिन से यह बात मशहूर हो गई कि सलीमपुर के खान साहब से तो अल्लाह मियाँ तक डरते हैं। अब भला ऐसे से कौन न डरता, मगर उस लौंडे को अपने नमक पर नाज था। वह तो यह कह सकता था कि सलीमपुर के खान साहब ने उसके पांव दाबे हैं और उसके तलवों से आंखें मलकर रोए हैं। अगर वह कभी किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो वह जल जल गए हैं और उन्होंने उसे औरतों की तरह कोसने दिए हैं। बार बार कहा है, आज सता ले जालिम, जब मर जाऊंगा तो याद करेगा। और शायद यही वजह है कि वह लौंडा खान साहब की परवाह किए बिना लोगों से ठठोल कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। इस हंगामे में गुलाबी जान बार बार सुर ले रही थी और बार बार सुर की डोर टूट रही थी। चंदाबाई हिकारत से मुस्कुराकर अपने उस्ताद जी से कानाफूसी कर रही थी। फुन्नन मियाँ एकदम से खड़े हो गए। वह उस लौंडे की तरफ बढ़े। वह उनकी तरफ देखकर बड़ी निर्लजता से मुस्कुराया। फुन्नन मियाँ ने उसे एक ऐसा तमाचा मारा कि उस्ताद जी के बाएं की गमक दब गई। महफिल में सन्नाटा छा गया। फुन्नन मियाँ फिर अपनी जगह लौट आए। सारी महफिल की निगाहें खान साहब पर जमी हुई थी। वह गालिब की गजल गा रही थी भाई, फुन्नन मियाँ ने कहा। वैसे वह अली बे नहीं जानते थे, मगर अनीस और वहीद के मर्सियों की तरह उन्हें मोमिन, गालिब और दाग के अनगिनत शेर याद थे। वह गालिब की हतक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खान साहब की समझ में भी यह बात आ गई। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। बाद में थानेदार शिवधन्नी सिंह और उत्तर पट्टी के जमींदार ने खान साहब को चढ़ाने की पूरी कोशिश की कि फुन्नन मियाँ का थप्पड़ उस चमार के लौंडे के मुंह पर नहीं पड़ा था, बल्कि उनके मुंह पर पड़ा था। मगर खान साहब ने उन लोगों की बात मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि उस लौंडे का मुंह हफ्तों सेका गया, लेकिन सूजन न गई। जब वह अच्छा हुआ तो खान साहब ने उसे बड़ी भयानक सजा दी। उन्होंने उसे किसी काम से खलवत में भेजा। उस खलवत में सिराजुद्दीन खां पहलवान और उनके 8 पट्टे पहले से मौजूद थे। वे उसी की राह देख रहे थे। दूसरे दिन खान साहब ने उस लौंडे को उसकी टोली समेत गांव से निकाल दिया
और फिर वह करीब करीब के किसी भी गांव में नहीं देखा गया। लेकिन ये बातें तो और लोगों के साथ गुलाबी जान ने बाद में सुनी। उस दिन तो बस इतना ही हुआ था कि तमाचा खाकर लौंडा सन्न खींच गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि फुन्नन मियाँ जैसा मामूली जमींदार भरी महफिल में उस पर हाथ भी उठा सकता है। मगर जो बात उस लौंडे को नहीं मालूम थी, वह यह थी कि फुन्नन मियाँ लाख छोटे जमींदार सही मगर सैयद थे, और खान साहब के पुरखे सैयद नूरुद्दीन शहीद के साथ आए थे। यह बात न फुन्नन मियाँ भूले थे और न असरफुल्ला खां अशरफ, जो नूर नारवी के शागिर्द थे। इसीलिए जब फुन्नन मियाँ ने खान साहब को यह बताया कि गुलाबी जान गालिब की गजल गा रही थी, तो फिर कहने या सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। गुलाबी जान देर तक गाती रही, फिर एक तोड़ा नाच कर वह बैठ गई और चंदाबाई इसके पेचा की लतर हवा की तरह हवा की डोर पर चढ़ गई और अपनी ही मुस्कुराहट के नन्हे नन्हे गुलाबी फूलों से लद गई। पहले वह एक तोड़ा नाची। गुलाबी जान को यह मानना पड़ा कि चंदाबाई उससे अच्छा नाचती है। तोड़ा नाचकर वह दरबारी गाने लगी। उसकी आवाज भी अच्छी थी, हर श्रृंगार के फूलों की तरह कोमल और चंपे की सुगंध की तरह दूर जाने वाली। लेकिन अभी वह अलाप ही रही थी कि फुन्नन मियाँ बोले, इससे तो अच्छा था कि उस लौंडे का नाच देखा जाता। चंदाबाई घबराकर चुप हो गई, तो फुन्नन मियाँ उसकी तरफ देखकर बोले, तुम्हारी आवाज अच्छी है मगर कच्ची है। फुन्नन मियाँ संगीतज्ञ नहीं थे। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि कुल मिलाकर सुर कितने होते हैं, मगर सोच ख्वानी की परंपरा ने उन्हें आवाज के उतार चढ़ाव और ताल सम से परिचित करा दिया था। वह अलिफ के नाम भी नहीं जानते थे, मगर अब्बू मियाँ और हुसैन अली मियाँ के बस्तों के सारे मरसिए उन्हें जबानी याद थे। चुनाचे जब वह आस देने के लिए बाजू बनते, तो मरसिया पढ़ने वालों से बस इतना पूछ लेते कि वह कौन सा मरसिया पढ़ने जा रहा है। 10 मुहर्रम को जब वह करबला जाते, तो कागज का एक मन्नती ताजिया लेकर अपने बुजुर्गों की हर कब्र पर जाते। मुमताज और फुट्टू को अपना बाजू बनाकर वह उन कब्रों में सोती हुई आत्माओं को मरसिया सुनाते। लेकिन सोजख्वानी की परंपरा का ध्यान रखते हुए वह अपने हाथों में कोई न कोई मरसिया जरूर रखते, चाहे वह मरसिया वह पढ़ रहे हों चाहे न पढ़ रहे हों। एक साल फट्टू बीमार पड़ गया, तो उन्होंने सम्मू को बाजू बना लिया। सम्मू ने वह पढ़ना शुरू कर दिया जो लिखा हुआ था। उन्होंने सम्मू को कोहनी मारी, वो मत पढ़ो जौन लिखा है, तौन पढ़ो जौन हम पढ़ रहे हैं। बात इल्म से ज्यादा परंपरा की थी, इसीलिए उन्होंने गाजीपुर की मशहूर तवायब चंदाबाई को टोक दिया, और वह इसी जहर को पी भी गई, क्योंकि गाजीपुर के दौलतमंद जुलाहों, बनियों या कुजड़ों को यह तमीज तो नहीं थी कि आवाज का पक्कापन किस चीज का नाम है और कच्चापन क्या होता है। उनके लिए तो चंदाबाई के बदन का कच्चापन ही बहुत था। चंदाबाई की इस जिल्लत पर गुलाबी जान दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, और उसने फुन्नन मियाँ को चुपचाप हजारों दुआएं दे डाली। लेकिन जब वह ठाकुर हरिनारायण प्रसाद थानेदार की धोती में धब्बे की तरफ पड़ गई, तो उसे ठाकुर साहब की वजह से फुन्नन मियाँ का बुरा चाहना पड़ा। ठाकुर साहब के साथ उसकी खूब गुजर रही थी, इसलिए वह यह नहीं चाहती थी कि फुन्नन मियाँ कबाब की हड्डी बन जाए। इसीलिए उसे फुन्नन मियाँ की सजा के लिए मन्नतें मांगनी पड़ी। ये मन्नतें ठाकुर साहब से छिपाकर नहीं मांगी गई थी। इन मन्नतों से उनके मर्दाना गौरव को एक तस्कीन भी होती थी। वह जब शहर जाते, तो पुलिस क्लब में ठहरे हुए थानेदारों से कहते, भाई होती होंगी रंडियां बेवफा, मेरी गुलाबी जान तो वफा की पुतली है। हर जुमेरात को मांस का सदका उतारती है, और फुन्नन मियाँ की सजा के लिए तो उसने मन्नतें मांग रखी है। और मजे की बात यह कि फुन्नन मियाँ के बच्चे की माँ कुलसुम ने भी उन्हीं मजारों पर फुन्नन मियाँ के बेदाग छूट जाने की मन्नतें मान रखी थी। उसने तो बड़े ताजिए के चौक पर भी मन्नत मांग डाली थी। लेकिन जब फुन्नन मियाँ को सजा हो गई, तो इससे उसके विश्वास को ठेस नहीं लगी। उसने सोचा कि शायद मौला इम्तिहान ले रहे हों, या शायद दमड़िया बो ने ठीक से मन्नत ही न मांगी हो, या फुल्लन शाह और चंदन सहित
उस वक्त अपनी कब्रों में रहे ही न हों और बाद में रहमत के फरिश्ते उन्हें यह बताना भूल गए हों कि दमड़िया भर के जरिए गंगौली की कुलसीम बी ने कोई मन्नत मांगी है। कुलसीम बी को यह नहीं मालूम होता था कि फुल्लन शाह या चंदन सहित ने गुलाबी जान की मन्नत पूरी कर दी है। अगर कुलसुम को यह मालूम होता तब भी शायद उसका दिल बुरा न होता। मन्नतें तो मन्नतों से टकराती ही रहती हैं, किसी न किसी की मन्नत पूरी होती ही रहती है और इसीलिए विश्वासों की दुनिया में कोई तूफान नहीं आता। जिसकी मन्नत पूरी नहीं होती वह यह सोचकर चुप हो जाता है कि खुदा उसका इम्तिहान ले रहा है। समीउद्दीन खां जब हसमतुल्ला हलवाई की दुकान पर पहुंचे तो इत्तिफाक से वहां हकीम अली कबीर के पुराने नौकर गुलाम हुसैन खां भी आए हुए थे। अलैक सलैक के बाद गुलाम हुसैन खां ने पूछा, के वास्ते मिठाई खरीद रहे हो खां साहब? समीउद्दीन खां ने कहा, गुलाबी जान के वास्ते। गुलाम हुसैन खां मुस्कुराए, कहा, भाई दरोगा जी के साथ साथ गुलाबी जान की मिठाई आपो खाए लगे? नहीं जी, समीउद्दीन खां ने कहा, साली ने फुन्नन मियाँ की सजा के लिए मन्नत मांगी थी, अब दोना नियाज देगी और फुल्लन शाह और चंदन शहीद पर चादर चढ़ाएगी। अपने दिल में समीउद्दीन खां इस फैसले से खुश नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें दक्षिण पट्टी वालों से हमदर्दी रही हो, मगर उनका ख्याल यह था कि इस झगड़े में शरारत उत्तर पट्टी वालों की थी। लेकिन उनका यह ख्याल उन्हें झूठे गवाह तैयार करने से न रोक सका। यह एक बिल्कुल ही दूसरी बात है। वह तो झूठे गवाह तैयार करने की तनख्वाह ही पाते थे। बाकी आप यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हैं? समीउद्दीन खां ने पूछा। वो सजा की खुशी में आज हमारी ओर पंचमेल बटने वाली है, वह लेवे आए हैं। समीउद्दीन खां मिठाई लेकर कासिमाबाद चले गए। गुलाम हुसैन ने मिठाई का टोकरा बेगार के सिर पर लदवाकर उसे गंगौली की तरफ चलता किया। फिर हसमतुल्ला के यहाँ एक चीलम पीकर वह भी चल पड़े। अभी वह कोई 2 ही मील आए होंगे कि गंगौली से आने वाले सरफुआ ने उन्हें धर लिया। इस सरफुआ का नाम नेमतुल्ला था, लेकिन उत्तर पट्टी में वह सरफुआ ही कहा जाता था। बात यह है कि डिप्टी अली हादी के यहाँ एक नौकर था, उसका नाम शरफुद्दीन था, इसलिए वह आसानी के लिए सरफुआ कहा जाने लगा। कोई 2 बरस काम करने के बाद वह कलकत्ता भाग गया तो डिप्टी साहब के चपरासी ने एक और लौंडा ढूंढ निकाला। उसका नाम रशीद था। वह रशीदवा हो गया, मगर डिप्टी साहब के एक चचा का नाम रशीद था, इसलिए वह भी सरफुआ कहा जाने लगा। कुछ दिनों तक तो बड़ी गड़बड़ी रही। फिर रशीद को याद हो गया कि इस घर और उस गांव में उनका नाम सरफुआ है। फिर वह भी भागकर कानपुर चला गया तो डिप्टी साहब के यहाँ एक और लौंडा रखा गया। उसका नाम नेमतुल्ला था। क्योंकि घर वाले सरफुआ को पुकारने के आदी हो गए थे, इसीलिए नेमतुल्ला का नाम भी सरफुआ पड़ गया। गुलाम हुसैन खां को बहादुरगंज भेजने के बाद हकीम साहब को ख्याल आया कि थानेदार कासिमाबाद ठाकुर हरिनारायण प्रसाद के यहाँ भी मिठाई का जाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने सरफुआ से कहा कि वह लपक जाए और प्रसाद की मिठाई लेकर गंगौली आ जाए और गुलाम हुसैन खां से कह दे कि वह थानेदार साहब की मिठाई लेकर कासिमाबाद चले जाए। गुलाम हुसैन खां वहीं से लौट पड़े। क्योंकि मुसलमान हलवाई की शर्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने झिंगरू हलवाई के यहाँ से ताजा ताजा इमरतियों की एक टोकरी भरवाई। इस टोकरी को एक बेगार के सिर पर लदवाकर वह कासिमाबाद की तरफ चल पड़े। ठाकुर साहब ताजा ताजा खुशरंग और रसीली इमरतियों की टोकरी देखकर बहुत खुश हुए। झिंगरू ने जब यह सुना था कि मिठाई दरोगा जी के लिए जा रही है, तो उसने इमरतियों को टोकरी में सजाने के बाद उन पर गुलाब पास से गुलाब जल भी छिड़क दिया था। इसलिए टोकरी से भीनी भीनी महक भी आ रही थी। गुलाम हुसैन खां दुनिया देखे हुए थे, इसलिए उन्होंने ठाकुर साहब को बातों ही बातों में यह बता दिया कि मिठाई झिंगरू के यहाँ की है। झिंगरू के सलीके की तारीफ करते करते उन्होंने यह भी बता दिया कि इमरती को टोकरी में खुद झिंगरू ने ही सजाया है, यानी खुद उन्होंने या किसी और मुसलमान ने मिठाई को हाथ भी नहीं लगाया है और ठाकुर साहब बेधड़क खा सकते हैं। ठाकुर साहब ने भी खां साहब के इशारे को पा लिया। उन्होंने भी खास तौर पर समीउद्दीन खां को आवाज दी
कि वह गुलाम हुसैन खां के खाने पीने का प्रबंध करे। गुलाम हुसैन खां का टट्टू खास ठाकुर साहब के अस्तबल में भेज दिया गया। उनके मुस्की घोड़े ने उसे बड़ी हिकारत से देखने के बाद अपना दाहिना अगला पैर जमीन पर मारना शुरू कर दिया। गुलाम हुसैन खां ने थाने के कुएं पर नहाने धोने के बाद समीउद्दीन खां के क्वार्टर के सामने वाले नीम के नीचे एक चारपाई पर अपना बदन सूखने के लिए फैला दिया। समीउद्दीन खां भी आ गए। उनका बेटा बदरुद्दीन उर्फ बदरुआ हुक्का भर लाया, जिसकी नैसे कलाबत्तू उधड़ चुकी थी और सिर्फ मैला खोरा लाल कपड़ा रह गया था। चिलम के सुलग जाने तक तो समीउद्दीन खां कस लेते रहे। फिर गट्टा दबाकर उन्होंने हुक्का गुलाम हुसैन खां की तरफ मोड़ दिया। गुलाम हुसैन खां जौनपुरी खमीरे की महक से यूं ही बेचैन हो रहे थे। समीउद्दीन खां वक्त बेवक्त के लिए थोड़ा सा खमीरा रखते थे, वरना रोजाना के लिए तो वह अटसेरे से काम चला लिया करते थे। गुलाम हुसैन खान ने दो तीन छोटे छोटे कस लेने के बाद बड़ा सा कस लिया। जब कुछ सुरूर गठा तो वह सोचने लगे कि अगर समीउद्दीन खां के बेटे मुईउद्दीन खां से उनकी भतीजी बदरुद्दीन का रिश्ता हो जाए तो कितना अच्छा हो। लड़का माशाअल्लाह से फौज में भर्ती है, पिछले साल मुहर्रम में आ गया था, तो समीउद्दीन उसे बड़े फाटक की 5 वाली मजलिस में लाए थे। हाथ पैर का अच्छा है, नौहा पढ़ने में तो उसने फुन्नन मियाँ के दामाद मोहम्मद हुसैन को भी मात कर दिया था। इसी रिश्ते को ध्यान में रखकर वह साल भर समीउद्दीन को तरह तरह की चीजें यह कह कह कर खिलाते रहे कि ये चीजें खास उनकी बेटी बदरून ने पकाई है, और यह कि बदरून की शादी के बाद तो उनका बावर्ची खाना बिल्कुल ही वीरान हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि बदरून को पकाना ही न आता रहा हो। भला कौन ऐसा घर होगा जिसकी लड़की को पकाना न आता हो। लेकिन एहतियातन वह समीउद्दीन खां को बदरून की पकाई हुई चीजें नहीं खिलाते थे। मसलन चने का हलवा वह फुस्सू मियाँ की अम्मा यानी रब्बन बी से पकवाया करते थे, जो चने के हलवे के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। गुलाम हुसैन खां उत्तर और दक्षिण पट्टी के झगड़ों को भूलकर फुस्सू मियाँ के घर जाते, दरवाजे से आवाज देते, और जब रब्बन बी दरवाजे पर आ जाती तो वह कहते, बदरून की होने वाली ससुराल के लिए थोड़ा सा हलवा चाहिए। अब जहां मामला बेटी का हो वहां पट्टीदारी का सवाल कहां उठ सकता है। और पट्टीदारी थी तो हकीम साहब से और अली हादी और हुसैन अली से, न कि गुलाम हुसैन खां से। इसलिए रब्बन बी, जो गांव भर में बुबू कही जाती थी, हलवा बना देती। जाहिर है कि वह गुलाम हुसैन खां से उसके पैसे भी नहीं लेती थी। और फिर खर्ची क्या होता था? सेर आधा सेर चने की दाल, सेर आधा सेर ही घी, सेर आधा सेर चीनी और कुछ मेवा। रहा हाथ का जस और मजा, तो उसका दाम भला कौन लगा सकता है। दही बड़े व तमाम झगड़ों और जिल्लतों को भूलकर फुन्नन मियाँ की गैर कानूनी बीबी से बनवा लेते। फुन्नन मियाँ के घर फुस्सू मियाँ के घर की तरह दूध घी की नहरें तो नहीं बहा करती थी, मगर कुलसुम भी दही बड़ों के दाम नहीं ले सकती थी। एक तो वह जमींदारी की परंपरा के खिलाफ था, दूसरे यह कि बदरून बहरहाल उनके जेठ की बेटी थी, तीसरे यह कि गुलाम हुसैन खां हकीम साहब के नौकर थे, और नौकर की बात कोई कैसे खाली दे सकता है भला। इसलिए दही बड़े उन्हें कुलसुम से मिल जाते। मांस की मीठी फुल्कियां पकाने में खुद बदरून का दूर दूर तक कोई जवाब न था। गरज की बदरून के होने वाले ससुर को खुश करने में सारी गंगौली लगी हुई थी। हर आदमी समीउद्दीन खां का ख्याल रखता था। समीउद्दीन खां भी कोई घामड़ नहीं थे। उन्होंने भी भाप लिया कि खिस्सा क्या है। इसीलिए उन्होंने एक दिन एक मनहारिन को गुलाम हुसैन खां के घर भेजा। वह यह खबर लाई कि लड़की भगवान की दया से नाक नक से अच्छी है और सुघड़ भी है। अभी यह खबर आई ही थी कि गुलाम हुसैन खां ने बशीर मियाँ वकील की बेटी सरवरी की काढ़ी हुई पलंग की एक चादर, तकिए के 2 गिलाफों के साथ समीउद्दीन खां को यह कहकर दी कि कढ़ाई का काम खास बदरून ने किया है। वह तो खैरियत यह हुई कि समीउद्दीन खां की बीबी बज्जर देहातिन थी, वरना सारा खेल बिगड़ गया होता, क्योंकि सरवरी ने मशीन की कढ़ाई की थी। बहरहाल समीउद्दीन खां को भी यह रिश्ता पसंद आया। गुलाम हुसैन खां की
अपनी कोई हैसियत नहीं थी, मगर हकीम साहब का फाटक बड़ा था और फिर अली हादी मियाँ डिप्टी थे। वह तो सिफारिश करके मोइनुद्दीन को थानेदार बनवा सकते थे। आखिर उसने 10वीं तक अंग्रेजी पढ़ रखी थी। यही सब सोचने विचारने के बाद उन्होंने यह तय कर लिया था कि 9 रबी उल अव्वल को दरोगा जी से हकीम साहब तक इस रिश्ते की बात भिजवाएंगे। मित्रों, 9 रबी उल अव्वल यह एक अरबी महीने का नाम है। शिया मुसलमान 2.5 महीने का मुहर्रम मनाते हैं। उनका मुहर्रम 8 रबी उल अव्वल को खत्म होता है। मुहर्रम के 2.5 महीने में वे खुशी का कोई काम नहीं करते, मगर समीउद्दीन खां के दिल की यह बात गुलाम हुसैन खां को तो मालूम न थी। इसलिए जौनपुर खमीरे का कष्ट लगाते हुए वह यह सोचते भी जा रहे थे कि जब समीउद्दीन मनहारिन भेजकर लड़की को दिखला भी चुके हैं, तो फिर निस्बत क्यों नहीं भेजते। उनकी बीबी और भाभी ने तो मनहारिन की बड़ी खातिर भी की थी। यह तो उन्हें देखते ही मालूम हो गया था कि वह सौदा बेचने नहीं आई है, क्योंकि पहले तो कासिमाबाद से चलकर सौदा बेचने गंगौली आना समझ में नहीं आता, और अगर वह इसलिए आई भी थी तो उसे या तो बड़के फाटक जाना चाहिए था या फिर पक्कड़ तले। वह इन दोनों फाटकों और लखपतिया राखियों के घरों को छोड़ती छाड़ती जब सीधी गुलाम हुसैन के घर आई, तो यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि वह किसी और काम से आई है। तो कासिमाबाद की मनिहारिन किस काम से आ सकती थी। इसलिए काम बेकाम बदरून की मां ने बदरून को मनहारिन के सामने कई बार तेजी और आहिस्ता से गुजरवाया, ताकि वह देख ले कि बदरून लंगड़ी नहीं है। बदरून ने झट से मां की सुई में तागा डाल दिया, ताकि मनहारिन को मालूम हो जाए कि उसकी आंखें देखने में बड़ी नहीं बल्कि ठीक ठाक भी हैं। और जब खरीदारी हो गई, पठानी ने 8 आने का सामान भी खरीदा और मनहारिन जाने लगी तो पठानी ने उसे 1 रुपया पान खाने के लिए भी दिया। असल में परेशानी यह आ पड़ी थी कि गुलाम हुसैन खां की हड्डी जरा दागी थी। कोई 4 पीढ़ी ऊपर उन लोगों की रगों में उत्तर पट्टी के पकड़ तले का खून मिल गया था। करीब करीब के देहातों में यह बात सबको मालूम थी। यही वजह थी कि 4 पीढ़ियों से अड़ोस पड़ोस में उनका कोई रिश्ता नहीं हुआ था। वे लोग जिला पार से नाता जोड़ा करते थे। रिश्ता हो जाने के बाद समधी आने वालों को मालूम होता तो वे बेचारे अपनी शराफत की मार खाकर चुप हो जाते थे। बस गुलाम हुसैन खां की फूफी की ससुराल वालों ने इस बात को पी पिलाकर खत्म नहीं किया। उन्होंने तड़ से तलाक दिलवा दी। फूफी बेचारे मायके लौट आई। इस तलाक के बाद से अब तक इस घराने में किसी लड़की के ब्याह का सवाल नहीं उठा था। बदरुद्दीन पहली लड़की थी जो जवान हुई थी, इसीलिए गुलाम हुसैन खां का दिल धड़क रहा था। इसीलिए उन्होंने समीउद्दीन की हड्डी की छान पटक करवाई और उन्हें यह जानकर बड़ा इत्मीनान हुआ कि उनकी हड्डी में भी कजियाने का एक पुट है। मगर सिलसिला तो निकले। वह लड़की वाले थे, मुंह फोड़कर रिश्ता भी तो नहीं मांग सकते थे। उस दिन भी वह बात न कर पाए, बस नीम के नीचे लेटे हुक्का गुड़गुड़ाते रहे। समीउद्दीन खां से पुलिस वालों की नई और पुरानी कहानियां सुनते रहे और खुद उन्हें उत्तर और दक्षिण पट्टी के सैयदों की पट्टीदारी की कहानियां सुनाते रहे। बदरुद्दीन के ब्याह के बारे में सोचते रहे। समीउद्दीन खां की बीबी के हाथों की बनाई हुई गिलोरियां खाते रहे, जो सिगरेट की पन्नी की चोंगियों में आती थी। सुहर बवा समीउद्दीन का तीसरा बेटा खासदान समीउद्दीन को देता। समीउद्दीन उसका ढक्कन उतारकर उसकी तस्तरी गुलाम हुसैन खां की तरफ बढ़ाते। वह एक गिलौरी कल्ले में दाब लेते। तब समीउद्दीन खां ढकने के ऊपरी हिस्से में बने हुए तंबाकूदान का ढक्कन खोलते और अहमद हुसैन दिलावर हुसैन के कारखाने की सियाह चमकदार तंबाकू की सुगंध चारपाई पर चादर की तरह पड़ जाती। गुलाम हुसैन खां एक चुटकी तंबाकू मुंह में डालते और उंगलियों में लगी रह जाने वाली तंबाकू को चारपाई की पट्टी पर रगड़कर अपनी चुटकी को साफ कर लेते। फिर समीउद्दीन एक गिलौरी खाते और कोई नई कहानी शुरू हो जाती। अब जरा दिन ढला और ठाकुर साहब नंगे बदन केवल धोती को लुंगी की तरह बांधे हुए बड़ के नीचे पड़ी हुई आराम कुर्सी पर विराजमान हो गए और हज्जाम का लौंडा उनके पांव दबाने लगा। तो गुलाम हुसैन खान ने उनसे आज्ञा मांगी। थानेदार ठाकुर हरनारायण प्रसाद ने उन्हें जाने की इजाजत दी और कहा
मीर साहब से कह दीजिएगा कि इस मिठाई की कोई जरूरत न थी। मैं तो इसलिए खुश हूं कि कोमिला की फांसी का लगाया हुआ कलंक आज धुल गया। आप यह क्या फरमाते हैं ठाकुर साहब? गुलाम हुसैन खान ने टुकड़ा लगाया। कानून तो कानून होता है। अंग्रेज कलेक्टर साहब बहादुर नाइंसाफी तो नहीं कर सकते। वह जरूर कातिल रहा होगा। यह सुनकर ठाकुर साहब मुस्कुरा दिए, क्योंकि यह बात उन्हें और गुलाम हुसैन खान दोनों को ही मालूम थी। तो कोमिला को फांसी की सजा कलेक्टर बहादुर साहब ने नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी गिरधारी लाल श्रीवास्तव जज ने दी थी, और फिर हाई कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने दी थी। मगर राज्य अंग्रेज का था, कलेक्टर अंग्रेज था, इसलिए श्रीवास्तव साहब या खन्ना साहब की भला क्या हिम्मत हो सकती थी कि गोरे साहब से पूछे बिना डिप्टी सैयद अली हादी जैदी बीए एलएलबी के किसी आसामी को फांसी की ऐसी सजा देते जो प्रीवी काउंसिल से भी बहाल रहती। वैसे गुलाम हुसैन खां को भी यह मालूम था कि ठाकुर साहब ने कलेक्टर साहब के माली से रिश्वत खाई है, और इसके बाद उन्होंने कोमिला के खिलाफ झूठी गवाहियां गढ़ी। लेकिन जाहिर है ये कहने की बातें नहीं होती। यह बात हकीम अली कबीर और डिप्टी अली हादी को भी मालूम थी, लेकिन उन लोगों ने भी ठाकुर साहब से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने में अपनी ही हेठी होती है, और दक्षिण पट्टी वालों को पता चल जाए तो वे अलग ले उड़े। लेकिन हकीम साहब ने ठाकुर को माफ नहीं किया था, इसीलिए उन्हें गुलाम हुसैन खां का वहां इतनी देर टिक जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। 11 तारीख को सद्दन वापस जाने वाले हैं, और 4 हो चुकी है। अब तक कोई तैयारी नहीं हुई है। सद्दन ने कहा भी, आप तो खामखा घबराने लगते हैं। एक तो यह कि अभी मेरे जाने में 7 दिन है, और फिर तैयारी ही क्या करनी है। आप क्या जाने। यह कहकर हकीम साहब एक मरीज की नब्ज देखने लगे। फिर उन्होंने बैठे ही बैठे उब्बाद मियाँ को आवाज दी, जो इमाम बाड़े में बैठे रात की मजलिस के लिए मरसिया छाट रहे थे। हे उब्बाद, हाई नुस्खवा बात दियो। फिर वह मरीज की तरफ मुड़े। पहले उन्होंने उसकी बहन को गाली दी, और तब कहा, अब जवन तू कुछ अंट संट खायो न त टेट हो जाए, कौनो कसर ना रह जाइयो। उन्होंने एक कागज पर कुछ दवाएं लिखकर वह कागज मरीज के मुंह पर फेंक दिया। मरीज दवा खाने की तरफ चला गया। हकीम साहब हौज के किनारे बैठकर उस हाथ को साफ करने में लगे थे, जिस हाथ से उन्होंने एक काफिर, और वह भी नीची जात के एक काफिर का हाथ छुआ था। और तब उन्हें याद आया कि सद्दन ने कुछ कहा था, इसलिए वह फिर वहीं से शुरू हो गए। ये कांग्रेस वाले तो आसामियन का दिमाग एकदम से खराब कर दी न भाई। खुदा समझे ही गांधी से। हकीम साहब ने देर तक गांधी और नेहरू वगैरह को बद्दुआएं दी। अभी बलरमवा साला कलेक्टर साहब का माली है, और पुरसमवा कांग्रेसी। तब भला सालन की हाथ से लगान कैसे आई? तू तड़ देना कह दियो कि अब्बा आप बिला वजह परेशान हो रहे। अभी वह कुछ और कहते, मगर वजीर मियाँ, अग्गू मियाँ और फुस्सू मियाँ फाटक में आते हुए दिखाई दिए। हकीम साहब को यह सवेरे ही मालूम हो गया था कि गाजीपुर का काफिला आ गया है, लेकिन उन्हें अपने दरवाजे में देखकर उन्हें ताजुब हुआ। आदाब। तीनों ने एक साथ झुककर सलाम किया। जीते रहो। हाकिम साहब ने दुआ दी। तुम लोग कब आए? सुबह को आ गए रहे हम लोग, वजीर मियाँ ने कहा। हादी भाई कहाँ हैं? अपने दीवाने खास में, हकीम साहब ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर डिप्टी साहब उन लोगों की आवाज सुनकर खुद ही बाहर निकल आए। बच्चों ने यह खबर जनाने तक पहुंचा दी। औरतें घबराकर दरवाजों तक आ गईं और पर्दों की ओर से झांकने लगी, कहीं अल्लाह न करे कुछ हो हुआ न जाए। घबराहट में वे परंपराएं भी भूल गईं। अग्गू, वजीर और फुस्सू डिप्टी साहब के साथ उनके कमरे में चले गए। हकीम साहब को याद आ गया कि उनका हाथ अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसलिए वह उस हौज में नहाने के लिए उतर गए, जिसमें भरा हुआ महीनों या शायद बरसों का पानी काई की एक मोटी चादर ओढ़े लंबी ताने सो रहा था। मगर उनका ध्यान गुलाम हुसैन खां में ही लगा हुआ था। उधर गुलाम हुसैन खां ने सोचा कि क्यों न लगे हाथों सलीमपुर के खां साहब की एक मजलिस कर ले। यह सोचकर उन्होंने अपने टट्टू की बाग बल खाती हुई उस पगडंडी की तरफ मोड़ दी, जो हजार बल खाती खेतों से बचती बचाती
सलीमपुर की तरफ जाती थी। खान साहब कहा करते थे कि उनकी मजलिस दोपहर की नमाज के बाद शुरू हो जाती है और तीसरे पहर की नमाज के बाद खत्म हो जाती है। इसीलिए गुलाम हुसैन खान ने सोचा कि उनकी मजलिस करने के बाद भी वह अपने दरवाजे की शाम वाली मजलिस पा सकते हैं। मगर असरफुल्ला खां अशरफ की मजलिस रात की नमाज के बाद शुरू हुई, लेकिन वहां एक बार पहुंच जाने के बाद यह भी मुमकिन न था कि गुलाम हुसैन खान मजलिस किए बिना लौट आते। मगर मगरिब की नमाज से पहले उन्होंने एक बार बड़ी हिम्मत करके खां साहब से पूछ ही लिया, सरकार की मजलिस तो जुहर के बाद शुरू हो जाया करती है। जुहर मतलब दोपहर की नमाज। जुहर के बाद का तो ऐलान करता हूं, असरफुल्ला खां ने कहा, क्योंकि अगर ईसा बाद का ऐलान करूं तो लोग सुबह की नमाज के वक्त आएंगे। ईसा का अर्थ होता है रात की नमाज। इस गांव में तो कोई मेरे सिवा मुसलमान है नहीं। भादी, चावनपुर, गुसाईपुर, सुसड़ी के लोग अपनी अपनी मजलिसें करके चलाते हैं। 3-3, 4-4 मील से चलकर आते हैं बेचारे, इसलिए ईसा तक इकट्ठा हो पाते हैं। यह सुनकर गुलाम हुसैन खां हुक्का पीने लगे। इसके सिवा वह कर भी क्या सकते थे। तंबाकू घर का बना हुआ था और अनानास का खमीरा बहुत अच्छा था, मगर उसे दो रसा बनाने में कड़वाहट जरा ज्यादा हो गई थी। इसलिए हुक्के को एक तरफ सरकाकर उन्होंने जेब से रफी अहमद बीड़ी का बंडल निकाला। पहले उन्होंने वह बंडल खान साहब सलीमपुर के सामने पेश किया। खान साहब ने जब उन्हें बीड़ी पीने की इजाजत दे दी, तब उन्होंने अपने लिए एक बीड़ी सुलगाई और फिर वहीं उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी की कथा शुरू हो गई। यह बात लुका छिपी नहीं थी कि सलीमपुर के खान साहब दक्षिण पट्टी वालों के दोस्त थे। इसलिए बोले, गुलाम हुसैन, मैं था नहीं, वरना खुदा की कसम उत्तर पट्टी पर गधे का हल चलवा चुका होता। उत्तर पट्टी की जमीन जरा सख्त है सरकार, गुलाम हुसैन खान ने कहा। असरफुल्ला खां अशरफ इस कदर जोर से हंसे कि सामने चारा काटने वाले का हाथ रुक गया। बोले, पठान होना बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बात नहीं है सरकार। भाई, तुम तो जानते ही हो कि मैं सिरे से ताजियकारी के ही खिलाफ हूं, लेकिन बाप दादा इसे करते आए हैं, इसलिए हर साल यह गुनाह करता हूं ताकि उनकी रूहों को तकलीफ न हो और लोग यह भी न कहें कि रोटी बांटनी पड़ती थी। इसीलिए खान साहब पिचक गए। इसीलिए खान साहब पिचक गए। 10 मजलिसें कर लेता हूं कि दुनिया की जबान बंद रहे। रोज कोई 2000 रोटियां बांटनी पड़ती हैं। 10वीं को अम्मा मरहूम के जमाने तक खिचड़े के 10 देग उतरते थे। मैंने 2 देग और बढ़ा दिए कि लो सालो, खाओ और समझ लो, मुझे अपने बाप दादा का नाम अपने ईमान से ज्यादा प्यारा है। दक्षिण पट्टी वालों से हमारी पुरानी दोस्ती है और भाई, हम ठहरे पठान लोग। हमारे यहाँ तो दोस्ती और दुश्मनी के अलावा कोई और पैमाना ही नहीं होता। दोगली हरकतें करना शेखों और नीच जात वालों का काम है। हुन्नन मियाँ से तो मेरा पुराना याराना है। वह भी अम्मा मरहूम से अपनी गजलें ठीक करवाते थे। मैंने भी उनके अम्मा मरहूम और अहमद हुसैन से कुश्ती और तलवार और लकड़ी का फन सीखा था। इसलिए गुलाम हुसैन, लाठियां तो एक बार और बजेंगी और जिससे खेत न छूटे वह मर्द है। इन्हीं बातों में रात की नमाज का वक्त आ गया। असरफुल्ला खां ने सामने वाली मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। उनके खानदान वाले सफ बांध कर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अली हुसैन नमाज पढ़ने के लिए आगे खड़ा हुआ। वह जुलाहा था, मगर उम्र में सबसे बड़ा था। इसलिए घर का नौकर होने के बाद भी अपनी दाढ़ी की वजह से नमाज वहीं पढ़ता था और मगरूर पठानों के उस खानदान को दिन में 5 बार उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ा होना पड़ता था। गुलाम हुसैन खां सिया थे, इसलिए वजू करके उन्होंने वहीं आंगन में पड़े हुए एक तख्त पर नमाज पढ़ी। नमाज के 2 चिल्मों के बाद लोग इकट्ठा होने लगे। इर्द गिर्द के हिंदू मुसलमान सभी आए। सलीमगढ़ी का लंबा चौड़ा आंगन खचाखच भर गया। अली हुसैन ने शहादत नामा पढ़ा। सलीमगढ़ी की मजलिसों में करबला कथा का कोई महत्व नहीं था। असली चीज तो रोगन रोटी थी। चुनाचे मजलिस की रोटी की बटाई का हंगामा शुरू हुआ और कोई 3 घंटों तक रोटी बढ़ती रही। तब गुलाम हुसैन खां को हकीम साहब के घर भर का हिस्सा दिया गया और वह अपने टट्टू पर सवार होकर गंगौली की तरफ चल पड़े।
दक्षिण पट्टी के दोनों दरवाजों के लिए हिस्सा बंधवा कर दो बेगारों के सिर पर रखवा दिया गया। वे दोनों गुलाम हुसैन के टट्टू के साथ हो लिए। नया चांद निकलकर डूब चुका था। गहरी अंधेरी रात थी, इसलिए गुलाम हुसैन खां ने भी उन दोनों चमारों के साथ को गनीमत जाना। उन्होंने अपने टट्टू की बाग ढीली छोड़ दी। वह टट्टू के पीठ पर न बैठकर पैदल ही चलने लगे। अब यह बिल्कुल एक इत्तिफाक है कि भर टोली का एक गिरोह जो अपने धंधे पर निकला हुआ था, उधर से ही गुजरा। चिरौजी ने गुलाम हुसैन खां को पहचान लिया। उसके तमाम रग पुट्ठे तन गए। बात यह है कि वह फुन्नन मियाँ का चहेता शागिर्द था और उनके बाद अखाड़े का खलीफा भी होने वाला था। उसने गुलाम हुसैन खां को ललकारा, हमार मियाँ को सजा दिलवा के कि हर जात बड़ा हो खान साहिब। गुलाम हुसैन खां ने यह आवाज पहचान ली। वह सन्नाटे में आ गए। कोई यह बात न थी कि वह कायर रहे हों, मगर वह बूढ़े हो चुके थे और चिरौजी की लाठी दूर दूर तक मशहूर थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अकेले थे और चिरौजी के साथ एक गोल था। वैसे तो खां साहब के साथ भी आदमी थे, लेकिन वे दोनों सलीमपुर के बेगार थे और चिरौजी ने बात ठीक कही थी। हुन्नन मियाँ की सजा गुलाम हुसैन खां की गवाही पर ही हुई थी। सलीमपुर के दोनों चमार चुपचाप खड़े रहे। चिरौजी के साथियों ने गुलाम हुसैन खां को घेर लिया, लेकिन जब चिरौजी ने गुलाम हुसैन खां के टट्टू की लगाम पर हाथ डाला तो उन दोनों चमारों ने रोगनी रोटियों के टोकरे जमीन पर रखकर लाठियां संभाल ली। हे चिरौजी भैया, ये ना हुई। चिरौजी ने उन्हें बहुत समझाया कि वे बीच में क्यों पड़ते हैं। वे सलीमपुर के हैं और सलीमपुर के खान साहब से हुन्नन मियाँ का याराना है, मगर वे दोनों नहीं माने। उनका कहना यह था कि अभी भी गुलाम हुसैन खां उनके साथ हैं और अगर उन्होंने उन्हें पीट जाने दिया तो उनके खां साहब उनकी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। और फिर यह तो बड़ी कायरता की बात है कि एक बूढ़ पुरनिया को 10 मुस्टंडों ने घेर रखा है। बस कह देली चिरौजी भैया कि खैरियत चाहत बाणी तो हई लगम्मा छोड़ दें। मगर चिरौजी खैरियत चाहने वालों में नहीं था। उसने लगाम तो नहीं छोड़ी, मगर हाथ छोड़ दिया। 22-23 बरस का चमचमाता हुआ छोकरा एक तरफ लुढ़क गया। फिर चिरौजी और उसके साथियों ने उन्हें लाठियों से घेर लिया। रोगनी रोटियां बिखर गईं और फिर कुचल कुचला गईं और मिट्टी में मिल गईं। टोकरे टूट गए। गुलाम हुसैन खां का टट्टू कोतल होकर गंगौली की तरफ भागा। खान साहब के हाथ में जो 2 हाथ की छड़ी थी, वह उसी से बिनौट के हाथ निकालने लगे। सलीमपुर के दोनों चमार भी बड़े जिगरे से लड़ रहे थे, मगर चिरौजी फुन्नन मियाँ का पट्टा था। वह चमारों पर हमला नहीं कर रहा था, वह सिर्फ उनके वार बचा रहा था और उन्हें समझा रहा था, पगला गेल बड़ा लोग, एक तो हुमिज के धर दे तो चिचियाया चल जईबा लोग। चिरौजी के गोल वालों ने गुलाम हुसैन खां को घेर रखा था। चिरौजी जानता था कि जब तक गुलाम हुसैन खां की सांस नहीं फूलती, वह चोट नहीं खा सकते। यह बात उसके गोलवाले भी जानते थे, इसीलिए वे गुलाम हुसैन खां को कांटा लगे रोहू की तरह थका रहे थे। कोई आधा घंटे की भिड़ी हुई लड़ाई के बाद सलीमपुर के चमारों की हिम्मत छूटने लगी। खां साहब की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। पैतरे की तेजी से सांस उखड़ रही थी। बस करीब था कि वे तीनों मार खा जाएं कि बारिकपुर के ठाकुरों की गुहार आ गई। हुआ यह कि गुलाम हुसैन खां का टट्टू जो गंगौली की तरफ भागा, उसे रास्ते में बारिकपुर के चौधरी ने पहचान लिया। चौधरी हकीम साहब के मित्र थे। फौरन समझ गए कि गुलाम हुसैन खां घिर गए। बस वो अपने 7 बेटों और 18 भतीजों को लेकर दौड़ पड़े। चौधरी और फुन्नन मियाँ एक ही गुरु के चेले थे, यानी चौधरी ने भी फुन्नन मियाँ के बाप से ही लकड़ी चलाने की कला सीखी थी। इसलिए चिरौजी यूं भी उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। चौधरी को देखते ही उसने अपना हाथ रोक लिया। तू तो बड़ा मर्द निकला चिरौजी, एगो बूढ़े पुरनिया के अकेले पागैले से तू सुरमा बन गेल बड़ा। तनी अब चलावा लकड़ी, हमहू तो देखी फुन्नन काका से खौले बाड़ा। दोनों चमार और गुलाम हुसैन खां अपने बदन का खून पोंछने लगे। चिरौजी ने चौधरी की बात का कोई जवाब न दिया तो चौधरी ने उसे फिर ललकारा। तब चिरौजी को बोलना पड़ा। दुइये बरस की तो बात बाए ठाकुर साहब, तनी मियाँ के छूट के आ जाए दे, तब देख लिहल जाई।
उसने ठाकुर साहब के जवाब का इंतजार नहीं किया, वह अपने आदमियों को लेकर चला गया। चौधरी साहब चाहते तो उन्हें घेर लेते, मगर फुन्नन मियाँ के किसी चेले पर हाथ उठाना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ जाना। चौधरी ने सोचा कि अगर इस जगह उन्होंने चिरौजी को घेर लिया तो कल फुन्नन मियाँ के सामने आंख नीची हो जाएगी, इसलिए चौधरी ने उन्हें चला जाने दिया। गुलाम हुसैन खां चौधरी के साथ बारिकपुर चले गए। दोनों चमार सलीमपुर लौट गए। उन्होंने उसी वक्त गढ़ी में खबर भिजवाई, खान साहब अभी सोए नहीं थे, निकल आए। अपने बेगारों को घायल देखकर वह आग बबूला हो गए। बोले, आसपास में ऐसा दिलेर कौन पैदा हो गया है जिसने हमारे आदमियों पर हाथ उठाया। चमारों में से एक ने सारी कथा सुना डाली। वह यह बताना नहीं भूले कि चिरौजी ने भरसक उन्हें नहीं मारा। खान साहब ने उन दोनों को अपनी खास जेब से 1 रुपया इनाम दिया और शकूर को यह हुक्म देकर वह अंदर चले गए कि दोनों चमारों को आधा आधा पाव तंबाकू दे दी जाए। अंदर जाकर वह फिर लेट गए और 2 बंदियां चंपी करने लगी। बगल वाली मसहरी पर उनकी बेगम खैरुन्निसा उर्फ खैरून गोद की बच्ची को दूध पिला रही थी। उनकी गहरे गेहुआ रंग की छातियां दिखाई दे रही थी, लेकिन वह गहरी नींद में थी। बच्ची रोई तो उन्होंने नींद में ही अपनी छाती उसके मुंह में दे दी। बच्ची चुप हो गई। उनका दाहिना हाथ थोड़ी देर तक उसे थपकता रहा, फिर वह भी नींद के बोझ से एक तरफ गिर पड़ा। यह खैरून खान साहब से कोई 5 वर्ष बड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन सगी चचेरी बहन थी और अपने बाप की इकलौती थी। 8 आने जमींदारी का मामला था, इसलिए असरफुल्ला खां के पिता ने खैरुन्निसा उर्फ खैरून के पिता से राय बात की और असरफुल्ला खैरून से ब्याह दिए गए। उन्होंने कोई ऐतराज इसलिए नहीं किया कि उन्हें तो शौक ही और था, लेकिन उन्होंने मियां बनने में कंजूसी नहीं दिखाई। खैरून के यहाँ ताबड़तोड़ 18 बच्चे पैदा हुए। सबसे छोटा बच्चा 1.25 साल का था और सबसे बड़ी बेटी 36 बरस की, और जो खुद माशाअल्लाह से 8 बच्चों की माँ थी। उसका बड़ा बेटा लगभग 22 बरस का था और फौज में नौकर था। उस लड़के का नाम नानी के नाम पर खैरुद्दीन रखा गया, लेकिन वह खैरू पुकारा गया। यह खैरुद्दीन बड़ा ही भलमानस था, शक्ल सूरत और हाथ पांव का भी अच्छा था। खान साहब उसे बहुत चाहते थे। जब से वह फौज में भर्ती हुआ था, तब से तो वह उसे और भी चाहने लगे थे। इसीलिए वह परेशान थे, क्योंकि उत्तर और दक्षिण पट्टी के मुकदमे का फैसला सुनने जो वह गाजीपुर गए, तो वसीर मियाँ ने उन्हें पहले यह खबर सुनाई कि जर्मन ने धावा बोल दिया है। यूरोप तो खत्म भी हो चुका है, अब सरकार बरतानिया से ठनी हुई है और सरकार बरतानिया का हाल पतला है। खैरुद्दीन सरकार बरतानिया की ही फौज में था, इसलिए खान साहब परेशान थे और परेशान होना भी चाहिए था। उनके सारे खानदान में तो वही एक लड़का था। खुद खान साहब के यहाँ 17 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ था। वह अभी किसी गिनती शुमार में नहीं था, लेटा चपड़ चपड़ माँ का दूध पी रहा था। वह अपनी 10 बेटियों का ब्याह कर चुके थे। कुल मिलाकर 34 नवासियां हुई और एक नवासा, इसलिए जाहिर है कि खैरुद्दीन उर्फ खैरू सबकी आंखों का तारा था। उसकी तमाम खलाएं चाहती थीं कि उन्हीं की किसी बेटी से उसका ब्याह हो जाए। इस सवाल पर खलाओं में कई बार तकरार भी हो चुकी थी। सलीमपुर के खान साहब नौकरी के खिलाफ थे। कई शरीफों के लड़के भी नौकरी करते थे। उत्तर पट्टी वालों को जो अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि वहाँ के सैयदों में एक जमाने से नौकरी की परंपरा चली आ रही थी। डिप्टी आई हो या कलेक्टरी, नौकरी फिर नौकरी होती है। मगर खैरुद्दीन के ददियाल में फौजी नौकरी की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। उन लोगों का कहना था कि पठानों को फौज से लगे रहना चाहिए, क्योंकि पठान मौत के सिवा और किसी चीज से नहीं खेलता। यही वजह है कि असरफुल्ला खां खैरुद्दीन की नौकरी का विरोध न कर सके। उनके बड़े समधियाने के लोग बड़े जमींदार थे, लेकिन रोटी में फौज की तनख्वाह के पैसे मिलाना गौरव की बात मानते थे। गुलदार खां तोखी यानी खैरू के परदादा सन 57 की क्रांति झेले हुए लोगों में से थे। उन्होंने मौलवी अहमदुल्ला के साथ लखनऊ पर धावा किया था। उनकी गढ़ी पर गधे का हल इसलिए नहीं चला
कि उनके ससुराल वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया। उनकी सिफारिश पर गुलजार खां की जान भी बची थी और जायदाद भी। लेकिन गुलजार खां ने अपने ससुराल वालों को कभी माफ नहीं किया। वह अपनी ससुराल तबारकपुर की तरफ मुंह करके सोते भी न थे और न ही किसी को इसकी इजाजत थी कि वह उनके घर में तबारकपुर का नाम ले। खैरू की परदादी आयशा खानम अपने मायके वालों को एक नज़र देखने के लिए तड़प तड़प कर मर गईं। गुलजार खां तोखी के बड़े बेटे हिजब अली खां तोखी अंग्रेजी फौज में कर्नल होकर मरे और उनके पोते गजनफर अली खां तोदी सन 14 की लड़ाई में काम आए और उन्हें विक्टोरिया क्रॉस भी मिला। खैरू के एक चाचा शमशाम अली खां तोखी मेजर जनरल थे और खुद खैरू लेफ्टिनेंट, और वसीर मियाँ बतला रहे थे कि सरकार बरतानिया का हाल पतला है। लड़ाई की खबर सुनकर गुलजार खां तोखी ने अपनी सफेद पैबंदी मूछों पर ताव दिया। उनकी छाती तन गई। लेकिन असरफुल्ला खां अशरफ को इस खबर ने परेशान कर दिया। खैरू ननिहाल में ही था। वह भी इस खबर को सुनकर खुश हुआ और बोला, नाना मियाँ, अब एक विक्टोरिया क्रॉस मैं लूंगा। असरफुल्ला खान ने तो कोई जवाब नहीं दिया। वह बाहर चले गए। हाँ, नानू ने खैरू को बहुत समझाया। थोड़ी देर तक तो खैरू बहस करता रहा, फिर उकताकर वह भी बाहर चला गया। पठानी झट से मस्जिद में गई और रत जग्गा मान आई। इससे तस्कीन न हुई तो आंख बचाकर लकड़ी के उस ताजिए के पास गई जो अभी सजाया नहीं गया था और इधर उधर देखकर चुपके से बोली, हे इमाम साहब, खैरू के नाना से मत कहिएगा कि हम आपसे कुछ कहे आए रहे। बाकी खैरू को लाम पर जाए से रोक दीजिए। पर साल हम आप पर नवा कपड़ा चढ़ा देंगे। ताजिए पर चुपके से मन्नत मानकर वह घर में भाग गई, मगर अभी उन्हें पूरा इत्मीनान नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी पुरानी नौकरानी नसीबा को ₹1.25 देकर बाबा के मठ पर भेजा कि वह वहां उनकी तरफ से मिठाई चढ़ा आए। मगर असरफुल्ला खां ये मन्नतें नहीं मान सकते थे, क्योंकि वह वहाबी मुसलमान थे और उनके ख्याल में मन्नत मांगना गुनाह था। लेकिन ईसा की नमाज में दुआ उन्होंने भी मांगी, बारे खुदाया, अगर खैरू लड़ाई से जिंदा सलामत लौट आया तो अब की बकरीद पर 3 गायें काटूंगा और 2 गरीब मुसलमानों को हज करवाऊंगा और ताजिएदारी का गुनाह बंद कर दूंगा। वह लेटे हुए यही सोच रहे थे कि मन्नत कहीं हल्की तो नहीं रह गई, और पांव दबाने वाली दोनों लौंडियां उनके ख्यालों से बेखबर उकताई उकताई सी उनके पांव दबाए चली जा रही थी, क्योंकि उनमें से एक को पिछवाड़े वाली वीरान मस्जिद में खैरू से मिलना था और दूसरी उसकी राजदार थी और पिछली रात उसी मस्जिद में खैरू से मिल चुकी थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास आधा गांव के भाग 5 ताना बाना का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। उपन्यास आधा गांव के अगले भाग नमक का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।